Okay, so this is the first class of CFA Level 2 Machine Learning. In this batch, we have completed in the live classes multiple regression, the entire topic consisting of, I think, 5 learning modules. We have completed time series and we are into machine learning. You may be aware that there are 4 topics in uh, CFA Level 2 QM. One is multiple regression. Varun is saying that it has 4 learning modules. Okay, 4. The second is time series. The third is machine learning, and the fourth is big data. Multiple regression, time series, machine learning, and big data. Sir, in terms of the effort, what would you say? I would say multiple regression में सबसे ज्यादा effort चाहिए, उसके बाद टाइम सीरीज, उसके बाद ड्रास्टिकली कम चाहिए मशीन लर्निंग में, उसके बाद बहुत कम चाहिए बिग डेटा में. ठीक है, तो इट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर 1, जिन्होंने मेरे साथ मल्टीपल रिग्रेशन, मशीन लर्निंग, सॉरी, टाइम सीरीज दोनों कर लिया है. अदर्स जिन्होंने टाइम सीरीज मेरे साथ किया है लाइव और मल्टीपल रिग्रेशन को कर रहे होंगे. एंड स्टिल अदर्स हु आर गोइंग टू गेट इनटू स्ट्रेट अवे मशीन लर्निंग विथ मी टुडे. हो सकता है किसी किसी का फर्स्ट क्लास है. एनीबडीज फर्स्ट क्लास टुडे? एनीवन हैज फर्स्ट क्लास टुडे? अभिषेक, सतीश कुमार, चेतन, रुद्र का फर्स्ट लाइव क्लास है, विनोद यादव. ओके, so welcome to the first class guys who are having their first class, and welcome to all the other guys. सर, क्या हमें मशीन लर्निंग विदाउट द प्रीवियस नॉलेज समझ में आएगा? ऑफ कोर्स समझ में आएगा. इट्स वेरी कॉमन सेंसिकल. और समझ में आने का और एक रीजन है. रीजन ये है कि व्हाट वुड यू लाइक टू इमेजिन योर सेल्फ. इमेजिनेशन नंबर 1, सर, आई एम a senior analyst or a fund manager or a CIO of a particular fund, and I'm applying my brains into which particular strategy will work if I'm talking about the trading portfolio, which particular bonds will default, which particular sectors will outperform. ये मैं ब्रेन लगा रहा हूं और इसके लिए आई यूज फंडामेंटल एनालिसिस, आई समटाइम्स यूज टेक्निकल, आई समटाइम्स यूज क्वांट एनालिसिस. तो फंडामेंटल, टेक्निकल, क्वांट तीन ही तरीका होता है. फंडामेंटल, टेक्निकल माने चार्ट्स, और क्वांट स्टेटिस्टिक्स जो अपने कर रहे हैं. देर आर मेनी डेटा साइंटिस्ट हु आर वर्किंग अंडर मी. डेटा साइंटिस्ट, वो डेटा साइंटिस्ट को कोडिंग, इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से आता है. जो भी उनको काम दे दो, दे आर वेरी गुड एट देयर ओन वर्क. बट आई नीड टू नो हाउ टू कम्युनिकेट विद देम एंड आई हैव द लार्जर पिक्चर. तो मैं, मॉडल्स का कुछ जानकारी है मेरे को. आई हैव स्टडीड देम इन CFA and I have a very good idea of financial markets and the current environment. And accordingly, I call the data analyst and tell them कि उनको कौन कौन सा इनपुट्स लेना है, वो इनपुट्स लेके कौन सा एल्गो लगाना है, एंड दे प्रोवाइड मी द आउटपुट. आई इंटरप्रेट द आउटपुट एंड देन आई डिसाइड वेदर कुछ एक्शन लेना है कि नहीं लेना है उस मॉडल के बेसिस पे. दैट्स सिनेरियो 1. सिनेरियो 2 क्या है? सर, आई एम द डेटा साइंटिस्ट. मैं वो पर्सन हूँ जो डेटा साइंटिस्ट हूँ और मेरे को सारा का सारा कोड फोड सब आता है. काश कोई सीनियर मेरे को बताए कि क्या करना है, और मैं फटाफट, होते हैं ना एक्सेल पे, जैसे एक्सेल में एग्जांपल लिया, मैं फटाफट कोड मार दूंगा ऑन डिफरेंट मॉडल्स एंड आई विल फर्निश द आउटपुट टू माय बॉस. तो व्हाट वुड यू लाइक टू बी, द फर्स्ट वन और सेकेंड वन? आपका क्या मन करेगा? ऑब्वियसली एवरीबडी वुड लाइक टू बी द फर्स्ट वन. ठीक है ना? सो अकॉर्डिंगली CFA इंस्टीट्यूट बहुत क्लियर है कि दे आर मेकिंग यू द फर्स्ट वन, दे आर नॉट मेकिंग यू द सेकेंड वन. डेटा साइंटिस्ट यहां नहीं बन पाएंगे. ठीक है ना? अगर सपोज अपने में से कोई पर्सन है जिसको डेटा साइंटिस्ट बनना है, कि सर मेरे को डेटा साइंटिस्ट बनना है, आई नीड टू लर्न कोडिंग, पाइथन एंड ऑल दैट, और मैं रन करना चाह रहा हूँ वो सारा का सारा एफिशिएंटली एंड ऑल दैट, तो उसके लिए ये प्रोग्राम नहीं है. ठीक है? तो ऑफकोर्स लेवल 2 में वन ऑफ द, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल इज पाइथन. ओके, वन ऑफ द PSA मॉड्यूल्स इज पाइथन.
तो जिनको इंटरेस्ट है वो लोग पाइथन कर सकते हैं, दे आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन, डेटा साइंटिस्ट वाला। बट अदरवाइज सीएफए इंस्टीट्यूट यहाँ प्रिपेयर करा रहा है फ्रॉम द फर्स्ट पर्सपेक्टिव, सीनियर एनालिस्ट, फंड मैनेजर, सीआईओ। ठीक है। तो हमें कम से कम उतना पता होना चाहिए जिससे हम लोग डेटा साइंटिस्ट के साथ इंटरैक्ट कर सके। हमें टाइप्स ऑफ मॉडल्स पता होना चाहिए, हमें लिमिटेशंस पता होना चाहिए, हमें इनपुट्स कैसे देना है वो पता होना चाहिए। ठीक है। और हमें आउटपुट को इंटरप्रेट करना चाहिए, आना चाहिए, और आउटपुट को कैसे यूज करना है वो आना चाहिए। सो दैट इज व्हाट इज डिमांडेड एंड देयरफॉर नो बेस इज रिक्वायर्ड। ठीक है। आई होप आई वाज कम्युनिकेटिव। वी आर डिस्कसिंग दिस फ्रॉम एन एनालिस्ट लेंस, नॉट फ्रॉम अ डेटा साइंटिस्ट लेंस। नाउ मशीन लर्निंग का एवोल्यूशन तो बहुत 100-150 साल पहले से हो रहा है, बिलीव मी, उससे भी ज्यादा, ग्रीक जमाने से मशीन लर्निंग हो रहा है। एंड दिस इज नॉट अ क्लास अबाउट द हिस्ट्री ऑफ मशीन लर्निंग, बट स्टिल लेट मी टेल यू, आई थिंक द जेनेसिस ऑफ मशीन लर्निंग स्टार्टेड व्हेन पीपल थॉट दैट एक चाइल्ड जो बॉर्न होता है, व्हेन अ चाइल्ड इज बॉर्न, व्हाट डज ही नो? नथिंग, क्लीन स्लेट। Of course, he's breathing. There is internal intelligence of breathing, of circulating the blood, this and that. वो सारी चीजें हैं. But otherwise, the child has no cognitive ability that way. The apparatus is there. फिर चाइल्ड सब चीज को देखता रहता है, सुनता रहता है, ध्यान देता रहता है। ठीक है। सेंस ऑर्गन्स फंक्शनिंग है। और वो जो सेंस ऑर्गन्स फंक्शनिंग है, उसके हेल्प से ही गेट्स टू लर्न एवरीथिंग। ही गेट्स टू लर्न एवरीथिंग, isn't it? Just think about it. I'm not necessarily talking about a baby child. I'm also talking about children 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years, 10 year old. तो वो लोग कैसे लर्न कर लेते हैं? उनको कोई रूल्स रेगुलेशन थोड़ी दिया जाता है, रूल्स रेगुलेशंस के बिना लर्न करते हैं। तो इन दैट केस, इफ द चाइल्ड ब्रेन कैन लर्न, why don't we develop machines equivalent to child brain and make them learn by showing them what's happening? Let us not impose structure. Let us show them what is happening and let them learn by themselves. Let them make patterns. Let them make patterns. That is the genesis. कोई मशीन लर्निंग के बारे में फर्स्ट शॉट सोचेगा तो मेरा रिक्वेस्ट है वो चाइल्ड ब्रेन के बारे में सोचे। दैट एनालॉजी वर्क्स। सर थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कीजिए। 3 इलेबोरेशन। चाइल्ड क्लास, नहीं क्लास नहीं, 3 इयर्स या 2 इयर्स का हुआ और तभी से चालू हो जाता उसको दिखाना। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। करेक्ट, सबके साथ हुआ है, आजकल तो और जल्दी हो जाते हैं। ठीक है। तो जब चाइल्ड को दिखाया जा रहा है ए फॉर एप्पल, तो एक शेप दिखाया जा रहा है, कलर दिखाया जा रहा है, और मुंह से बोला जा रहा है एप्पल। ठीक है ना? बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। when the child is doing that, all the sense organs are functioning, correct? All the sense organs are functioning. That was scenario one. Scenario two, the child is sent to a toy room, एक टॉय रूम में भरा हुआ, और उस टॉय रूम में अलग अलग तरह के टॉयज हैं। आई एम नॉट वेरी गुड एट इट, बट देर आर सर्टेन सॉफ्ट टॉयज, देर आर सर्टेन टॉयज विथ व्हील्स, चक्का है जिनमें, देर आर सर्टेन टॉयज विथ वॉट एवर, झुनझुनी माने बजाने वाला कुछ वैसा होगा। तो यू मे इमेजिन मोर, आई एम वेरी बैड एट दिस। तो चाइल्ड को सीधा एक टॉय रूम में भेज दिया गया और अलग अलग है, स्लाइडिंग का है, ये है, वो है, बहुत सारा है। अब चाइल्ड उसमें से अपने आप ही समझ जा रहा है ये सारा सॉफ्ट टॉयज है, ये सारा वो कार और ट्रेन जैसा टॉय है, इसमें चक्का है, मूव करते हैं, ये बजने वाला टॉय है। ठीक है ना? ये स्लाइड करने वाला टॉय है। वो देखते देखते समझ जाता है, और खासकर अगर उस रूम में और भी बच्चे हैं जो खेल रहे हैं और अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं। ठीक है ना? या विद अ लिटिल नज कि इसको इस तरह चलाना है, एंड ही अंडरस्टैंड्स। इजंट इट नॉट? केस थ्री, ह्यूमंस का पहचान, इवन मदर का, एकदम शुरू में, बिकॉज एवरी ह्यूमन बींग हैज द सेम स्ट्रक्चर ना। 2 हाथ है, लेग्स है, नोज है, लिप्स है, आईज है, माने यू कैन अंडरस्टैंड, सेम टाइप का ह्यूमन बींग का स्ट्रक्चर है। चाइल्ड के लिए डिस्टिंग्विश करना कि अगर भाई मम्मी भी है और क्या बोलते हैं ताई जी भी है और चाची जी भी है, तो इन दैट केस कौन कौन है? ठीक है। दादाजी हैं, पापा है, ताऊ जी हैं, तो इन दैट केस कौन कौन है जो आ रहे हैं बाहर से, वो लोग कौन है, रामू कौन है? यू अंडरस्टैंडिंग? तो इन दैट केस द चाइल्ड इज ऑल्सो डूइंग दैट, एंड दैट इज वेरी डिफिकल्ट, बिलीव मी, एज कंपेयर टू ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। दिस थर्ड वन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट।
ओके, द थर्ड वन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, स्ट्रक्चर ऑफ डायलेक्ट, कैसे बोल रहे हैं, आवाज के टोन से कैसे चल रहे हैं, वो सारा का सारा भी चाइल्ड सीखते जा रहे हैं. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस एनालॉजी आई हैव एक्सप्लेन थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड न्यूरल नेटवर्क. सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड न्यूरल नेटवर्क. सुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग जिसमें लेबल्ड डेटा दिया जाता है, विच मीन्स अगर आपको x1 x2 x3 x4 x5 x6 दिया हुआ है तो साथ में y भी दिया हुआ है. जैसे आपको दिया हुआ है डेट इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, कवरेज रेशियो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, और बताया हुआ है वो बॉन्ड डिफॉल्ट किया कि नहीं डिफॉल्ट किया. तो देर आर डेटा गिवन फॉर 3000 कंपनीज जिनका कवरेज, लेवरेज, मार्जिन, ओके, ये सब दिया हुआ है, और एट द सेम टाइम बताया हुआ वो डिफॉल्ट किया कि नहीं डिफॉल्ट किया. तो यू आर गिवन द वाई को यहां बोलते हैं टारगेट, x1 x2 x3 को बोलते हैं यहां पे फीचर्स. ओके, स्टेटिस्टिक्स में, रिग्रेशन वगैरह में x1 x2 x3 आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, while y is called the dependent variable or the explained variable. You know that machine learning में we don't use these terminology. There is no problem in using it, but we use the terminology target and features. Target and features. तो कोई भी डेटा जिसमें टारगेट दिया हुआ है उसको बोलते हैं लेबल्ड डेटा. कोई भी डेटा जिसमें टारगेट दिया हुआ उसको बोलते हैं लेबल्ड डेटा, और लेबल्ड डेटा को बोलते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एग्जाम्पल था ए फॉर एप्पल. तो शेप वगैरह दिख रहा है उसको, इतना मोटा है, राउंड है, रेड कलर का है, और एप्पल टारगेट दिया हुआ है. दैट सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग. समझ गए? जो टॉय रूम में भेज दिए थे ना, टॉय रूम में उसमें कोई लेबलिंग नहीं था, स्ट्रेट वे अलग अलग टाइप के टॉयज थे. उसको समझना था यार ये सारे सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये रोल वाले हैं, ये बजने वाले हैं. तो व्हाट दैट वाज इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. अनसुपरवाइज्ड, नो लेबलिंग, केवल फीचर्स दिया हुआ है x1 x2 x3 x4 x5, उसके बेसिस पे आपको अलग अलग ग्रुप्स बनाना है. दैट इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. अनसुपरवाइज्ड. ओके, दैट वाज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. और जो थर्ड वाला था ना, इंडिविजुअल्स का पहचान करना है, ये मम्मी है, ये पापा है, ये ताऊजी है, ये है, दैट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज द सेम स्ट्रक्चर इज देयर. दैट इज न्यूरल नेटवर्क. दैट इज न्यूरल नेटवर्क. when it comes to speech recognition, टेक्स्ट एनालिटिक्स, इमेजेस, ठीक है, जिसको अपने बिग डेटा में उस तरह का डेटा बोलते थे, कॉम्प्लेक्स डेटा. तो ऑल दोज डेटा का जो एनालिसिस है दैट बिकम्स न्यूरल नेटवर्क. कि न्यूरल नेटवर्क के कैटेगरी में चल जाता है, या दे कॉल इट डीप लर्निंग. लेट्स कॉल इट डीप लर्निंग. तो वन इज सुपरवाइज्ड लर्निंग, द सेकेंड इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, द थर्ड इज डीप लर्निंग. सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड डीप लर्निंग. Supervised, unsupervised, and deep learning. Believe me, all of us can best understand with analogy. To begin with, the child analogy is the best. And I've given the examples also. A for apple, B for ball, वो हो गया supervised learning. Sir, it's labeled data. जबकि टॉय रूम में भेज दिए, उसको ग्रुपिंग करना है, दैट इज व्हाट अनसुपरवाइज्ड लर्निंग. मम्मी पापा का पहचान करना है, दैट इज डीप लर्निंग. ओके, तो तीन तरह का मशीन लर्निंग है: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड डीप लर्निंग. और भी नुआंसेस है, ऑफ कोर्स धीरे धीरे खुलेगा. वी कैन नॉट गैलप एट अ वेरी फास्ट पेस. हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो प्री रिकॉर्डेड क्लासेस शेयर्ड है वो कर चुके होंगे, और फिर भी रिवीजन के तौर पे या जस्ट बिकॉज चल देखते हैं संजय सर कैसा पढ़ाते इसलिए बैठे होंगे. तो ऑब्वियसली आई एम नॉट क्या बोलते हैं एड्रेसिंग देम. आई एम एड्रेसिंग ऑडियंसेस जो फर्स्ट टाइम मशीन लर्निंग पढ़ रहे हैं आफ्टर लेवल 1 में जो थोड़ा सा आइडिया था. Is it fine? If you feel bored because you already have knowledge about it, can't help about it. Okay? AC चालू है. ठीक है. So you got an idea of supervised learning, unsupervised learning and deep learning. तीनों का आइडिया हो गया. चाइल्ड एनालॉजी, चाइल्ड ब्रेन एनालॉजी, एक को पकड़ के अपने कर दिए. बट सीएफए इंस्टीट्यूट के मैट में एक चीज गलत लिखा हुआ है. उन्होंने ऐसा कुछ लैंग्वेज यूज किया है. देर आर 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग: सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड डीप लर्निंग. ऐसे लिखा हुआ है. व्हेन यू से 3 डिस्टिंक्ट, यू आर ट्राइंग टू से दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. यू ट्राइंग टू से दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दे आर नॉट. जो डीप लर्निंग है वो सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड दोनों हो सकता है. जो डीप लर्निंग है वो सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड दोनों हो सकता है.
तो आई थिंक इट इज रॉन्गली स्टेटेड दैट वे, बट इट्स ओके। सॉफ्टली स्पीकिंग तीन तरह का मशीन लर्निंग है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड डीप लर्निंग। कोई मेरे को डाउट पूछता है बाद में कि सर आप तो ऐसे बोले थे, तो इन दैट केस डीप लर्निंग में सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड दोनों का केसेस होता है, ये बता दिया हूं। जब भी कॉम्प्लेक्स डेटा है, कॉम्प्लेक्स डेटा मतलब इमेजेस, टेक्सचुअल डेटा, स्पीच रिकग्निशन, और जहां पे बहुत ज्यादा नॉन लीनियरिटी है, ओके, जहां पे बहुत ज्यादा इंटरैक्शन है दो वेरिएबल्स के बीच में, तो वहां पे वी हैव टू परहैप्स गो फॉर न्यूरल नेटवर्क्स, दैट इज डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मतलब जैसे ब्रेन फंक्शन करता है वैसा वाला, ठीक है। तो इन दैट केस थ्री टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। सर, आपने चाइल्ड का एनालॉजी दिया, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग बताया, आपने यही बताया कि लेबल्ड डेटा, अनलेबल्ड डेटा, आपने टारगेट और फीचर्स वर्ड का यूज किया, तो इससे कुछ ना कुछ हद तक बहुत इजीली, बहुत हल्के में, विदाउट प्रेशर दिए, हम लोग का टर्मिनोलॉजी बढ़ते जा रहा है, सुधरते जा रहा है, ठीक है। अब थोड़ा एक्चुअल माल पे आते हैं। तो एक्चुअल माल के आने के लिए आई नो मेरे को कैसे पढ़ाना है, तो मैं अपना स्टाइल से ही पढ़ाऊंगा, सुनना प्लीज। 8,000 कंपनीज है, 8,000 कंपनीज है, उनको अपने को कैटेगराइज करना है कि वो डिफॉल्ट करेगा या नहीं डिफॉल्ट करेगा। से ऑल ऑफ देम आर नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, स्पेक्युलेटिव ग्रेड बॉन्ड्स है। 8,000 बॉन्ड्स है, नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड। मेरे को क्लासिफाई करना है कि वो डिफॉल्ट करेगा कि नहीं डिफॉल्ट करेगा। क्वेश्चन इज क्लियर? इट इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। इट इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब उसको ऐसा करने के लिए मैंने क्या किया, सुनना ठीक से। मैंने इन 8,000 कंपनीज का सैंपलिंग किया विथ रिप्लेसमेंट, सैंपलिंग किया विथ रिप्लेसमेंट। सपोज मैं बॉन्ड्स को नाम दे रहा हूं B1, B2, B3, B4, B8000। B1, B2, B3, B4, B8000, 8,000 बॉन्ड्स है, उनका विथ रिप्लेसमेंट सैंपलिंग किया, तो 8,000 बॉन्ड्स निकाला उसमें से विथ रिप्लेसमेंट। तो एक तो सैंपल आ गया। मैंने बोला विथ रिप्लेसमेंट, तो इज इट पॉसिबल दैट बॉन्ड नंबर 25 6 बार आया होगा? इज इट पॉसिबल कि बॉन्ड नंबर 25 6 बार आया होगा? इज इट पॉसिबल दैट बॉन्ड नंबर 25 6 बार आया होगा? ऑफ कोर्स यस, आई एम डूइंग इट विथ रिप्लेसमेंट। तो बॉन्ड नंबर 25 हो सकता है 6 बार आ गया। इज इट पॉसिबल बॉन्ड नंबर 20 आया ही नहीं? इज इट पॉसिबल बॉन्ड नंबर 20 आया ही नहीं सैंपल में? ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल। इट इज पॉसिबल दैट बॉन्ड नंबर 25 जो है वो 6 बार आ गया, बॉन्ड नंबर 20 आया ही नहीं। ऐसे करके मेरा 8,000 बॉन्ड्स का एक नया सैंपल बन गया, ठीक है, एक नया सैंपल बन गया। अब मैंने वापस से और एक सैंपल बनाया 8,000 का विथ रिप्लेसमेंट, फिर से बनाया। ऐसे करके मैंने 100 बार सैंपल बनाया। ऐसे करके मैंने 100 बार सैंपल बनाया। 8,000, 8,000, 8,000, 8,000, 8,000 का 100 बार सैंपल बनाया। जिसको क्लियर नहीं है प्लीज बोले कि सर क्लियर नहीं है। 8,000 बॉन्ड्स था, B1, B2, B3, B4, B8000, ओके। और मेरे को, मेरा टारगेट क्या है, मेरे को प्रेडिक्ट करना है कौन सा डिफॉल्ट करेगा कौन सा नहीं डिफॉल्ट करेगा, ये टारगेट है, ठीक है ना। ये मेरे को डिफाइन करना है, क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए मैंने उनका सैंपलिंग किया, ओके। 100 बार सैंपलिंग किया मैंने, 8,000 का सैंपल 100 बार बनाया विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट यू कैन टेक योर टाइम। If you are not clear, you can stop me. Kisa, I am not clear. On the chat, the chat is on. You can mention that I am not clear. तो अगर किसी का नहीं आता मैं मानूंगा सबको क्लियर है। दिव्यांश पूछ रहा है विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? विथ रिप्लेसमेंट का मतलब है जो बॉन्ड निकाले उसको वापस से डाल के फिर नेक्स्ट बॉन्ड निकाले। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब अगर बॉन्ड 25 बाहर आया था तो उसको वापस से डाल के फिर से रिप्लेसमेंट किए। यस, सैंपल साइज इज ऑल्सो 8,000। सैंपल साइज इज ऑल्सो 8,000। सैंपल साइज इज ऑल्सो 8,000। करण सिंह आगे चला जा रहा है, वाई मल्टीपल सैंपल्स? तो बोले बिना कैसे बोलूं? ये तो वो जवाब हो जा रहा है, बोले बिना कैसे बोलूं? बोले बिना तो बोल नहीं पाऊंगा, मेरे को बोलने देना पड़ेगा। तो करण सिंह का डाउट तो अलग ही चीज है कि मैं कोई चीज समझाना चालू किया, ऐसे क्यों? ठीक है, कांट एक्सप्लेन। एक जन ने बोला, अनमोल ने, कैन यू रिपीट इट अगेन? आई सेड देर आर 8,000 बॉन्ड्स, ओके। इनफैक्ट आई हैव डेटा कि वो 8,000 बॉन्ड्स में से कौन कौन से डिफॉल्ट किए थे, कौन कौन से डिफॉल्ट नहीं किए थे। मेरे पास डेटा है पास्ट, ये सब पास्ट बॉन्ड्स है। 8,000 बॉन्ड्स में से कौन से डिफॉल्ट किए थे कौन से नहीं डिफॉल्ट किए थे, मेरे पास डेटा है। वो 8,000 बॉन्ड्स का मैंने अलग अलग 8,000 सैंपल, 8,000, 8,000 का 100 सैंपल बनाया, विथ रिप्लेसमेंट बनाया। दिव्यांश को विथ रिप्लेसमेंट समझ में नहीं आया, मैंने बोला एक बॉन्ड निकाला, उसको वापस डाल के नेक्स्ट बॉन्ड निकाला, ठीक है। तो हो सकता है बॉन्ड नंबर 25 6 बार आ गया,
बॉन्ड नंबर 20 आया ही नहीं। ठीक है, तो ये मैंने किया। अब लोग क्या सोच रहे कैसे करेंगे इतना मेहनत? अरे यार ये मशीन करेगा ना, तुमको थोड़ी करना है। कौन बोला था रिपीट करने के लिए? अनमोल समझ में आया क्या? अनमोल समझ में आया क्या? द फर्स्ट क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई आई एम नॉट गेटिंग टू द टेक्स्ट, द टर्मिनोलॉजी। आई नो हाउ इट इज टू बी टॉट। अनमोल प्लीज फटाफट जवाब दो, वेस्ट मत करना टाइम। समझ में आया क्या? यस, अंडरस्टूड। तो इन दैट केस अब मेरे पास 100 सैंपल बन गए हैं, 100 सैंपल। सुमित बोल रहा है 8 लाख सैंपल बन गए हैं। 100 सैंपल बने हैं। ओके, सुमित कहीं और ही है। मेरे पास 100 सैंपल बने हैं 8-8 हजार का। उन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों करा है भगवान जाने। अब क्या किया मैंने, जो 100 सैंपल है ना, 100 सैंपल, वो फर्स्ट वाला 100 सैंपल एक एनालिस्ट को दिया, सुमित को दिया। सुमित, यार ये 8 हजार बॉन्ड्स है। ये 8 हजार बॉन्ड्स का तुमको और एक चीज, एक मिनट। ये कंपनीज बैंकरप्ट है या नॉन बैंकरप्ट है, इसको पता लगाने के लिए हमने 24 फीचर्स डिसाइड किए। कितना फीचर्स? 24 फीचर्स वी हैव डिसाइडेड। फीचर्स लाइक करंट रेशियो, क्विक रेशियो, referring to liquidity, features like return on equity ROE, return on invested capital ROIC, features like GP margin, NP margin, operating profit margin, features like debt equity ratio, features like EBITDA to debt to EBITDA ratio, features like EBIT to interest coverage ratio। तो 24 फीचर्स दे दिया है। इज इट ओके? आप फील आ पा रहे हैं? आई होप दैट इज ओके कि सर आप 24 फीचर्स का नाम लिखाइए। ठीक है, मैंने 24 फीचर्स डिसाइड किया है। अब 24 फीचर्स से मैंने सुमित को पकड़ा, और सुमित को मैंने फर्स्ट वाला सैंपल दिया। ध्यान देना, सुमित को मैंने फर्स्ट वाला सैंपल दिया, और फर्स्ट वाला सैंपल देके सुमित को मैंने केवल 5 फीचर्स दिया। बदमाशी। सुमित को मैंने केवल 5 फीचर्स दिया। लेवरेज दिया, क्या बोलते हैं, कवरेज दिया, कोई जीपी मार्जिन दिया। ठीक है, ऐसे करके मैंने 5 फीचर्स सुमित को दिया। आई गिव 5 फीचर्स टू सुमित। ठीक है, एंड आई टोल्ड सुमित, सुमित इसके बेसिस पे तुम बता, माने तुम चेक करना ये जो 8 हजार बॉन्ड्स है इसमें से कौन सा डिफॉल्ट किया है, कौन सा नहीं डिफॉल्ट किया है, ये तो तेरे को पता है। हम दे दिया है तेरे को, और इनका फीचर्स भी दे दिया है। थोड़ा मैपिंग करके बुद्धि लगाना कि कैसे कैसे फ्यूचर में तुम डिसाइड करेगा इन 5 फीचर्स के बेसिस पे कि किसको बैंकरप्ट बोलेंगे, किसको नहीं बैंकरप्ट बोलेंगे अगर हम तेरे को नया बॉन्ड देंगे तो सुमित को बोला कि केवल 5 फीचर्स है भाई, तेरे पास 8 हजार बॉन्ड है। तो तुम ये बुद्धि लगाना कि इनको देख के कि भाई सर लेवरेज अगर हाई होगा, कवरेज लो होगा, ठीक है, तो इन दैट केस सर हम मानेंगे कि ये बैंकरप्ट होगा, डिफॉल्ट होगा। और सर लेवरेज अगर लो हुआ, कवरेज हाई हुआ, तो हम मानेंगे ये डिफॉल्ट नहीं होगा। अंडरस्टूड? तो सुमित वो बुद्धि लगा रहे डेटा के साथ। सुमित वो बुद्धि लगा रहे डेटा के साथ। ठीक है, तो दूसरा पर्सन अभिषेक, अभिषेक को मैंने नेक्स्ट नेक्स्ट सैंपल दिया। अभिषेक को मैंने नेक्स्ट सैंपल दिया 8 हजार कंपनीज का। ठीक है, वो 8 हजार वही है उस 8 हजार में से जो रिपीटेशन के साथ आए थे। और उसको मैंने, जो सुमित का 5 फीचर था उनमें से 2 दिया और 3 अलग दिया। सुमित का 2 फीचर दिया और 3 अलग दिया, और उसको बोला तुम भी बुद्धि लगा। फिर थर्ड मैंने विवेक मंगला को चुना। उसको ही मैंने थर्ड सैंपल दिया 8 हजार कंपनीज का, और उसको 5 फीचर्स और दिया। 5 फीचर मतलब सुमित लोग का कॉमन कुछ अलग, 24 फीचर था ना मेरे पास। ऐसे करके मैंने आप लोग सबको वो 100 सैंपल दे दिया। लेट्स अज्यूम दैट 100 स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं अभी, तो 100 स्टूडेंट्स को मैंने 100 सैंपल दे दिया है, एंड उनको 5-5 फीचर्स दिया है। 5-5 फीचर्स अलग अलग नहीं है। ओके, तब तो 500 फीचर चाहिए होंगे। 5 फीचर्स में से किसी को 4, किसी को 1, मतलब 4 कॉमन, 1 अलग, 3 कॉमन, 2 अलग, पांचों अलग, वैसे करके फीचर्स दे दिए। और सब जन को दे दिया 1 सप्ताह का टाइम, कि 1 सप्ताह टाइम लगाओ, और 1 सप्ताह में अपना फ्रेमवर्क बना लेना, एक फ्रेमवर्क बना लेना कि तुम लोग कैसे डिसाइड करोगे। ठीक है, कैसे डिसाइड करोगे। फॉरगेट अबाउट एआई का जमाना, एआई का जमाना भूल जाओ। बट अगर ये आपको एक्चुअली दिया जाता और ये आपका जॉब है, इसके बेसिस पे आपका जॉब सर्वाइवल है, तो इस केस में आप बुद्धि थोड़ा सा लगा पाते कि नहीं, बताइए प्लीज। आप कुछ भी बुद्धि लगा पाते कि नहीं, कि सर ऐसा ऐसा होने से लग रहा है डिफॉल्ट होगा, ऐसा ऐसा होने से लग रहा है डिफॉल्ट नहीं होगा, और गिवन दैट आपको दिखा हुआ है कौन सा डिफॉल्ट किया कौन सा नहीं डिफॉल्ट किया, तो आप बुद्धि लगा पाते ना। दिव्यांश बोल रहा है बुद्धि नहीं लगा पाते। तो दिव्यांश इज द ओनली पर्सन जो बोल रहा है बुद्धि नहीं लगा पाते। तो दिव्यांश इज द आउटलायर इन दिस इंटायर बैच। हर चीज का उसका उल्टा जवाब आ रहा है। ठीक है, तो दिव्यांश मेरे को नॉर्मल लोगों के साथ चलना पड़ रहा है। मैं अभी आउटलायर्स, टेल इवेंट्स के साथ डील नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, बोल रहा है बुद्धि नहीं लगा पाते। ठीक है, गजब है। एनीवेज, तो इन दैट केस ये बुद्धि लगाने का मतलब क्या होता है, सुनना प्लीज, सुनना। बुद्धि लॉजिकल लगाने का मतलब,
बुद्धि लगाने का मतलब होता है कि सपोज एक बंदे को फीचर्स मिला था, जैसे मैंने बोला ना, कवरेज रेशियो, तो पहला क्वेश्चन वो डाला, इज कवरेज रेशियो लेस देन 2, इज कवरेज रेशियो लेस देन 2, एरो टाना, यस नो, यस नो, यस अगर आया तो खतरा है। ये तो फील हो रहा होगा कि दिव्यांश, ये भी फील नहीं हो रहा है? अगर कवरेज रेशियो लेस देन 2 है तो खतरा है यस आने से, और नो आने से खतरा नहीं है। अब बोले ऐसे बोल रहे हैं दिव्यांश, ठीक है, तो इज कवरेज रेशियो लेस देन 2, तो इन दैट केस यस आने से खतरा है। बाकी लोग को समझ में आ रहा है? अनमोल, इज कवरेज रेशियो लेस देन 2, तो लेस देन 2 आने से तो खतरा है ना। भाई कॉमन सेंस अपने को पता है, ऑल तो मशीन को नहीं पता है, अपने को पता है। मशीन को वैसे नहीं पता है, अपने को पता है बिकॉज अपने को नॉलेज है फाइनेंस का। मशीन को नहीं पता है। इज कवरेज रेशियो लेस देन 2, तो इन दैट केस मशीन टाना, दो एरो, जैसे ट्री से दो ब्रांच निकलते हैं ना, ठीक है, तो मशीन टाना, तो लेस देन 2 आने से यस नो आया। अब यस जब आया, यस, उससे दो एरो टाना, इज डेट इक्विटी रेशियो मोर देन 3, इज डेट इक्विटी रेशियो मोर देन 3, और फिर से यस नो आया, तो यस आने से और खतरा ही अपने को पता है कि यार इसका कवरेज भी कम है, इसका डेट इक्विटी भी ज्यादा है। यस आने से और खतरा। अब यस आने के बाद और एरो उठाना, इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेस देन 10%, इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लेस देन 10%, फिर से दो एरो, यस नो, यस नो, ठीक है, तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हो रहा है यहां पे, प्रोबेबिलिटी का फिगर ही नहीं दिया, करेंसी केवल फीलिंग हो रहा है। ऐसे करके एक फ्लो चार्ट बना दिया, फ्लो चार्ट। वो जो फ्लो चार्ट है उसको यहां पे बोलते हैं ट्री, उसको बोलते हैं ट्री, बिकॉज क्या हो रहा है, नोट्स निकल रहा है अलग अलग नोट्स, उससे अलग अलग ब्रांच निकल रहा है, नोट्स निकल रहा है उससे अलग अलग ब्रांच निकल रहा है, तो ट्री बन गया। तो वो पूरा का पूरा ट्री बन गया, और वो जो ट्री के अंत में पहुंचा, ट्री के अंत में पहुंचा सब जगह से, वहां से कंक्लूड हुआ, वहां से कंक्लूड हुआ ट्री के अंत में पहुंचते पहुंचते, कि यार जो अलग अलग चीज है उसमें 8,000 में से कितने कम, कितने बॉन्ड्स डिफॉल्ट किए, कितने नहीं किए, वो लिख दिया नीचे में। ट्री के जो लास्ट में एंड हुआ ना ट्री, वो ट्री के एंड में जा जाके लिख दिया ना, जैसे डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट, तो सपोज आया माने 5400 कॉमा 3600, 5400 डिफॉल्ट, 3600 नॉट डिफॉल्ट। दूसरे ब्रांच में आया इतना इतना, तीसरे ब्रांच में आया इतना इतना, तो हर जगह उसका लास्ट में कंक्लूजन आ गया ना कि 8,000 बॉन्ड्स में से कितने बॉन्ड डिफॉल्ट किए, कितने बॉन्ड डिफॉल्ट नहीं किए। मशीन ये कर रहा है, मशीन जिसको कोई बुद्धि नहीं है, डेट इक्विटी क्या होता है, जिसको कोई बुद्धि नहीं है, कवरेज रेशियो क्या होता है, वो एक ट्री बना रहा है, फ्लो चार्ट बना रहा है, और फ्लो चार्ट के एंड में सब जगह लिख दिया, ठीक है, कि भाई डिफॉल्ट नॉट डिफॉल्ट कितना कंपनीज किया। दिव्यांश बोल रहा है नाउ आई अंडरस्टैंड, ओके, सब बधाई हो, दिव्यांश को अब समझ में आ रहा है। अब हो सकता है बाकी लोग को समझ में आना बंद हो गया होगा, बिकॉज अगर उल्टा चल रहा है तो अपने मशीन लर्न कर रहे हैं ना, अपने पैटर्न समझ रहे हैं, क्लास में अपने पैटर्न समझ रहे हैं। नहीं, लोगों को भी समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये पैटर्न नॉइज था, ये पैटर्न नॉइज था। दिव्यांश वॉज अ नॉइज, इट वॉज नॉट अ सिग्नल। ओके, दिव्यांश वॉज अ नॉइज नॉट अ सिग्नल। तो अकॉर्डिंगली अपना वो निकल गया सारा। अब जो फर्स्ट एनालिस्ट था, शायद सुमित नाम था उसका, तो सुमित का वो ट्री बन गया, सुमित का ट्री बन गया। अब जैसे सुमित का ट्री बन गया है, वैसे ही अभिषेक का ट्री बन गया है, वैसे ही विवेक मंगला का ट्री बन गया है, वैसे ही मनन का ट्री बन गया है, वैसे ही कशिश का ट्री बन गया है, वैसे ही अनमोल का ट्री बन गया है। सबका अपना अपना मॉडल तैयार है, ठीक है। अब एक नया बॉन्ड दिए, नया बॉन्ड जो नहीं पता, नया बॉन्ड दिए, बोला ये वाला बॉन्ड है, अब बताओ ये डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। तो सब जन अपने अपने ट्री में गए, और अपने अपने ट्री में जो ब्रांचेस है, यार इसका डेट इक्विटी क्या है, यार इसका कवरेज रेशियो क्या है, या इसका जीपी मार्जिन क्या है, यार इसका करंट रेशियो क्या है, यार इसका लिक्विडिटी रेशियो क्या है, वो देखते देखते लोग समझ गए, ओ ये तो यहां फॉल कर रहा है, देख यहां पे डिफॉल्ट होने का चांस ज्यादा है, बिकॉज पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था। करेक्ट है। तो हम लोग को ट्री वन, जो फर्स्ट वाला ट्री है ना सुमित का, उसने बोला सर डिफॉल्ट। जो सेकेंड वाला ट्री है, सेकेंड वाला ट्री किसका था, अभिषेक का, उसने बोला डिफॉल्ट। थर्ड वाला ट्री विवेक मंगला का, उसने बोला नो डिफॉल्ट। फोर्थ वाला ट्री मनन, उसने बोला डिफॉल्ट। फिफ्थ वाला ट्री दिव्यांश का, बोला डिफॉल्ट। सिक्स्थ वाला ट्री, ऐसे करके 100 ट्रीज ने आंसर दिया, 100 ट्री ने 100 आंसर दिया। तो इन दैट केस हमने पाया कि 84 ट्रीज ने बोला है डिफॉल्ट, और 16 ट्रीज ने बोला है नॉट डिफॉल्ट। 84 ट्रीज ने बोला है डिफॉल्ट, 16 ट्रीज ने बोला है नॉट डिफॉल्ट। 84 ट्रीज बोला है डिफॉल्ट, यानी 84 एनालिस्ट लोग बोले हैं डिफॉल्ट, 16 बोले हैं नॉट डिफॉल्ट। तो इन दैट केस 84% डिफॉल्ट का चांस है, अकॉर्डिंग टू आवर फॉरेस्ट।
According to our forest, 84% default का chance है. It is called a forest because it's a collection of trees. It is called a forest because it's a collection of trees. Okay? This is machine learning. This is machine learning. This is machine learning. सर क्या हमें वो ट्री बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको कोई ट्री नहीं बनाना है. आपको कोई भी ट्री नहीं बनाना है. आपको केवल समझना है कि रैंडम फॉरेस्ट इज अ ब्यूटिफुल टेक्निक विच बिलीव्स इन द लॉ ऑफ एवरेजेस, which believes in democracy, which believes in participative decision making, which believes in the pods structure, pods. ठीक है, जो पॉड्स स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं. वो कौन सा हेज फंड का स्ट्रैटेजी था जिसमें अपने अलग अलग हेज फंड मैनेजर्स को हायर करते हैं अंडर द सेम अम्ब्रेला? हेज फंड का कौन सा स्ट्रैटेजीज था जहां पे अपने अलग अलग हेज फंड्स को हायर करते हैं अंडर द सेम अम्ब्रेला? जो लोग अनकोरिलेटेड बेट्स लगाते हैं, जो लोग अनकोरिलेटेड बेट्स लगाते हैं, कौन सा टाइप का हेज फंड स्ट्रैटेजी था? कौन सा टाइप का हेज फंड स्ट्रैटेजी था जहां पॉट्स को हायर करते हैं अलग अलग? तो सपोज विवेक मंगला करेगा इवेंट बेस्ड दिस, और कोई करेगा क्या बोलते हैं शॉर्ट बायस्ड, कोई करेगा क्या बोलते हैं डिस्ट्रेस्ड इन्वेस्टिंग एंड सो ऑन. तो मल्टी स्ट्रैटेजी था. दैट वाज मल्टी स्ट्रैटेजी. मल्टी मैनेजर या मल्टी मैनेजर था. दैट वाज मल्टी मैनेजर फंड. तो मल्टी मैनेजर फंड is a single fund which employs a number of hedge fund managers, each applying their own strategy and trying to manufacture alpha. तो उसी तरह हमने 100 एनालिस्ट को हायर कर लिया है और उनको 24 का 24 फीचर्स नहीं दिए. अगर सबको 24 का 24 फीचर्स दे देंगे तब तो वो लोग सेम बुद्धि लगाएंगे और फालतू का एक ट्री 100 बार आ जाएगा. हमने जानबूझ के अलग अलग फीचर्स दिए हैं सबको, जिससे सबका अलग बुद्धि आए, फाइट आए, और एवरेजिंग के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं. दैट्स कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट. दैट्स कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट. Okay, random forest is a type of machine learning technique. Okay, what is required in CFA level 2 preparation? What is required in CFA level 2 preparation is that you first of all take a story, slow it down, understand the story without any diagram, without any data, without anything, with just the story. आप स्टोरी के हेल्प से सेटिस्फाई हो जाएं एंड द स्टोरी बिकम्स योर बेस, और उस स्टोरी को हमेशा याद करें. ओ रैंडम फॉरेस्ट याद है, देयर मे बी मोर नुआंसेस इन इट, उसके अंदर और नुआंसेस होंगे. ठीक है, तो ये नहीं बोल रहा हूं मैं, उसके अंदर और नुआंसेस होंगे, पर वो नुआंसेस पकड़ना बहुत आसान होगा अगर आपको मेन स्टोरी पता है तो. ओके, तो दैट इज अ रैंडम फॉरेस्ट, अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग. अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग. कौन था स्टूडेंट जो सूर्य बोला था कि 100 सैंपल क्यों बना रहे हैं? एक स्टूडेंट था ना जो सूर्य बोला था 100 सैंपल क्यों बना रहे हैं, वाई मल्टीपल सैंपल्स? तो मैंने बोला था बोले बिना बोल नहीं पाऊंगा. आई होप उसको जवाब मिल गया होगा. देयर वाज अ स्टूडेंट जो बोलना चालू किया था 100 सैंपल्स क्यों बना रहे हैं. ठीक है, आई होप उसको जवाब मिल गया होगा. करण सिंह, यू मस्ट हैव गॉट योर आंसर. वी वांट दैट देयर शुड बी different pods applying their own logic with limited data and coming out with some outcome, and then we take the aggregate of the outcomes. That's what Damodaran does. ठीक है, when he does bottom up beta forecasting, एक कंपनी का बीटा निकालना है तो रिग्रेशन से दामोदरन कभी नहीं निकालते. ही नेवर डज रिग्रेशन फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग बीटा. वो जाता है पीयर कंपनीज में, पीयर कंपनीज का लीवर्ड बीटा लेता है, लीवर्ड बीटा का एवरेज निकालता है, उनका डेट इक्विटी लेता है, उनका टैक्स रेट लेता है, उनका एवरेज निकालता है, फिर लीवर्ड बीटा को अनलीवर्ड करता है, और अनलीवर्ड करके जो कंपनी जिसका बीटा निकालना उससे रीलीवर करता है. बिकॉज वेन एवर यू प्ले विथ एवरेजेस यू आर बेटर ऑफ. So is it computationally very intensive? Yes, it is. It is computationally very intensive. सर अगर हम लोग सिंगल ट्री बनाते, सर हम लोग अगर सिंगल सैंपल लेके सिंगल ट्री बनाते, अगर हम लोग सिंगल ट्री बनाते, ओके, सिंगल सैंपल लेके अगर अपने सिंगल ट्री बनाते, तो उस केस में वो भी तो कुछ होता होगा. ऑफ कोर्स होता है. दैट इज क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री. CART, काट. क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री. CART, काट. क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री. अपने केस में इट वाज अ क्लासिफिकेशन ट्री. दो ट्री है ना, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री. रिग्रेशन कब आता है? जब देयर इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल और अपने को कोई वैल्यू फोरकास्ट करना है कि ग्रोथ रेट क्या होगा, रिटर्न्स क्या होगा स्टॉक्स का. तो वी हैव द रिग्रेशन ट्री. एंड इफ वी हैव क्लासिफिकेशन ट्री, वो इस केस में ओके वो सिंगल ट्री बनता है पूरे 8000 डेटा से. कोई अलग अलग सैंपल नहीं बनाना है, पूरा 24 फीचर्स एक साथ यूज करके. ठीक है, टेल मी समथिंग.
अगर एक क्लाइंट है और उस क्लाइंट को हमने एक सिंगल ट्री दिखाया और उसको बताया, देखिए हम लोग क्या लॉजिक लगाए हैं, डेट इक्विटी हायर को हमने माना है डिफॉल्ट करेगा, कवरेज रेशियो हायर को माना है डिफॉल्ट करेगा। बट अगर डेट इक्विटी हायर है कवरेज लोअर है तो हमने सॉरी, डेट इक्विटी हायर है कवरेज लोअर है तो डिफॉल्ट करेगा। पर डेट इक्विटी हायर और कवरेज भी हायर है तो डिफॉल्ट नहीं करेगा। हमने माना है कि डेट इक्विटी हायर है कवरेज हायर है, पर अगर कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई है, ग्रोथ रेट बहुत हाई है तो डिफॉल्ट नहीं करेगा। तो आपने ऐसे करके उसको दिखाया, लॉजिकली दिखाया, क्लाइंट समझ जाएगा। बट अगर आप क्लाइंट को जाके बोलते हैं हमारा 100 ट्रीज था, उनमें से 84 ट्रीज बोल रहा है डिफॉल्ट करेगा, क्लाइंट बोलेगा एटा की। मतलब अगर एग्जाम में पूछ ले कि रैंडम फॉरेस्ट और काट दोनों में से कौन सा ज्यादा पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, तो काट इज मोर ट्रांसपेरेंट। काट इज मोर ट्रांसपेरेंट एज कंपेयर टू द रैंडम फॉरेस्ट। ओके, कार्ट इज मोर ट्रांसपेरेंट, एकदम ट्रांसपेरेंसी दिख जाती है यार, क्या बुद्धि लग रहा है सामने सामने। बट 100 ट्रीज या 2000 ट्रीज है और वो अलग अलग देते हैं और उसके हिसाब से आंसर आता है, ये थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स हो जाता है। ओके, थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स हो जाता है। यू लूज ट्रांसपेरेंसी एंड इंटरप्रेटेबिलिटी, you lose transparency and interpretability, but you are able to enjoy averaging and democracy. So you will have to take decision based on the data that you have, based on the type of accuracy required, based on the client and so on and so forth. ठीक है? तो एवरी मेथड हैव देयर ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हर मेथड का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। ठीक है? तो सो दैट्स द केस ऑफ कार्ट वर्सेस रैंडम फॉरेस्ट। याद कैसे रहते हैं? याद करने का सिंपल तरीका है, एक ट्री वो हो गया कार्ट, बिकॉज नाम क्या है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री। बहुत सारे ट्रीज वो क्या हो गया, रैंडम फॉरेस्ट। बहुत सारे ट्रीज वो हो गया रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है? तो कार्ट और रैंडम फॉरेस्ट। ठीक है? ये दो तरह का मशीन लर्निंग हुआ। थोड़ा सा सांस ले रहा हूं। अब इसी केस में एक तीसरा सिचुएशन सुनना। तीसरा सिचुएशन, किन किन स्टूडेंट्स ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया है? किन किन स्टूडेंट्स ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो विवेक मंगला था जब ने लॉजिस्टिक किए थे। अक्षत जैन था। विवेक था, अक्षत था लाइव क्लास में, निकुंज था, वेद था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मल्टीपल रिग्रेशन के अंदर लॉजिस्टिक रिग्रेशन किया हुआ है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो था वो सेम काम करता है। इट क्लासिफाइज डेटा इनटू डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट। इट क्लासिफाइज डेटा इनटू डिफॉल्ट, नो डिफॉल्ट। तो वी डिड इट इन द मल्टीपल रिग्रेशन चैप्टर। तो अल्टीमेटली वो जो मल्टीपल रिग्रेशन चैप्टर में किया हुआ है वो भी मशीन लर्निंग के पेरीफेरी में आता है। इट फॉल्स अंडर द एरिया ऑफ मशीन लर्निंग। तो मैं वो रिवाइज नहीं करवा सकता हूं। वहां पे लॉग ऑड्स निकालते थे, लॉग ऑड्स थ्रू अ रिग्रेशन फंक्शन। ओके, y इज इक्वल टू b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस b3 x3 प्लस b4 x4। तो जो x1 x2 x3 x4 सारा पुट करते थे। ठीक है? और पुट करके अपना y आता था, दैट वाज लॉग ऑड्स। उससे फिर ऑड्स निकालते थे ई पावर दैट करके, और फिर ई पावर दैट डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई पावर दैट। उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकलता था। उससे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट निकलता था। दैट वाज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ठीक है? तो बट उसमें प्रॉब्लम क्या था? when you do regression, you assume that x1 x2 x3 x4 are not highly correlated. When you do regression, you assume that the independent variables are not highly correlated. Okay, you assume that there is a linear relationship between the dependent variable and the independent variable. When you do regression, you assume that there is a linear relationship between the dependent and the independent variables, isn't it? ये चीज तो लेवल 1 में भी किया हुआ है। assumptions of linear regression, we assume linearity, we assume linearity। और लेवल 2 में किया हुआ है कि मल्टीपल रिग्रेशन है, तो जो x1 x2 है उसमें हाई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, वरना मल्टी कोलिनियरिटी का प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड अपने जो डेटा बोले उसमें तो पूरा का पूरा हाई कोरिलेशन है कि सर अगर डेट इक्विटी हाई है और अगर कवरेज रेशियो लो है तो उस केस में डिफॉल्ट होने का चांस ज्यादा है। अगर डेट इक्विटी हाई है और कवरेज रेशियो लो है तो डिफॉल्ट होने का चांस ज्यादा है। यानी कि दो दो फैक्टर्स वो इंटरैक्ट कर रहे हैं एक साथ।
दो दो फैक्टर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं एक साथ, दो दो फैक्टर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं एक साथ, समझ गए? दो दो फैक्टर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं एक साथ। कोई स्टूडेंट लेक्चर्स ज्यादा नहीं किया, एक दो चैप्टर का लेक्चर्स ही नहीं किया, पर वो स्टूडेंट बहुत बढ़िया से चेप चेप के क्वेश्चंस कर लिया जीपीटी को यूज करके, ठीक है, तो देयर इज अ स्कोप, वो पास कर जाएगा एग्जाम में। कोई स्टूडेंट जो लेक्चर्स चेप के कर लिया और साथ साथ में क्लास में सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व नहीं किया मॉक टेस्ट का, क्या पता पास हो जाएगा? इट्स ऑल इंटरैक्टिव, इट्स ऑल इंटरैक्टिव, वेरिएबल्स इंटरैक्ट, ठीक है? तो अगर मैं खोज रहा हूं अट्रैक्टिव स्टॉक वर्सेस वैल्यू ट्रैप, अट्रैक्टिव स्टॉक वर्सेस वैल्यू ट्रैप, तो इन दैट केस अट्रैक्टिव स्टॉक ढूंढूंगा तो क्या ढूंढूंगा? वो कंपनी जो प्रॉफिटेबल है। पर क्या हर एक प्रॉफिटेबल कंपनी इज एन अट्रैक्टिव बाय? क्या हर एक प्रॉफिटेबल कंपनी इज एन अट्रैक्टिव बाय? नो, नॉट एट ऑल। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वैल्यूएशन, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेवरेज, it also depends on growth rate, it also depends on momentum, it also depends on governance. Okay, every profitable company is not an attractive buy. It depends on other factors also. There is interaction between the factors, there is interaction between the factors. So the biggest drawback of regression and time series that we have done is that they impose explicit model structure. They impose explicit model structure. The biggest drawback of statistical approaches that we have done is that they impose explicit model structure. They are based on foundational assumptions and they impose explicit model structure. So what do you mean explicit model structure? They are based on very restrictive assumptions regarding the fact that the error terms are independently normally distributed, the mean equal to 0 and a constant variance, CFA level 1. The error terms in regression are assumed to follow normal distribution with the mean equal to 0 and a constant variance. If constant variance is not there, heteroscedasticity, and we keep on checking whether problem में heteroscedasticity है कि नहीं है, we keep on checking whether multicollinearity का problem है कि नहीं है, we keep on checking whether the model is misspecified. That's what we keep on doing. So the problem with the statistical approach is you are imposing a structure. You are imposing a structure. जैसे मैं तुमको हायर किया, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग नोट्स, कि तुम सीएफए का नोट्स बनाना, ठीक है, मैं तुमको हायर किया और मैं तुमको बोल रहा हूं तुम ऐसे ऐसे ही बनाना, तुम ऐसे ऐसे ही बनाना, मैं तुमको रूटीन दे रहा हूं, मैं तुमको तरीका बता रहा हूं, तुम बोल रहे हो सर आप बढ़िया नोट्स आपका बनाया हुआ जो है वो दे दीजिए ना, अलग अलग चैप्टर का जो आपका नोट्स और क्वेश्चंस बनाया हुआ है मेरे को दे दीजिए, मैं देख लेता हूं, कोड से कंपेयर कर लेता हूं, मैं अपने आप ही समझ जाऊंगा, दैट इज मशीन लर्निंग। तुम बोलना चाह रहे हो सर मेरे को प्लीज आप इंपोज मत कीजिए, डोंट पुट मी इनटू अ स्ट्रक्चर, ओके लेट मी बी, जस्ट शो मी द रिजल्ट्स एंड आई विल अंडरस्टैंड व्हाट टू डू, दैट इज मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का डायलॉग ऑफ द चैप्टर इज फाइंड द पैटर्न, अप्लाई द पैटर्न। मशीन लर्निंग चैप्टर का जो डायलॉग है दैट इज फाइंड द पैटर्न, अप्लाई द पैटर्न, फाइंड द पैटर्न, अप्लाई द पैटर्न। ओके, कि don't impose structure, do not impose restrictive assumptions on us, do not talk about which distribution, do not talk about this parameter, do not talk about linearity. Okay, what if there is interactive data, what if there is non-linear relationship? We can handle the same because a human brain can handle the same, and machine learning is tried to mimic a human brain. Are you getting the point? बिकॉज बोरिंग तरीके से बोलूंगा ना अगर डिफरेंस बिटवीन स्टेटिस्टिकल अप्रोच एंड मशीन लर्निंग, तो बोरिंग लगेगा, वो समझ में नहीं आएगा, यू कैन टॉलरेट द क्लास। लिंक करूंगा तो जाके समझ में आएगा कि सर ने एक ही एग्जांपल लिया, 8,000 कंपनीज था, वो डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट पता था, उनका 24 फीचर्स था, उनका 24 फीचर्स था, और अपने को अब एक मॉडल बनाना था बताने के लिए कौन सा डिफॉल्ट करेगा नहीं डिफॉल्ट करेगा फ्यूचर में जब कंपनी आएगा। सर ने स्टार्ट किया ओके रैंडम फॉरेस्ट से, वन ऑफ द टफेस्ट से, इजी से स्टार्ट नहीं किया, वन ऑफ द टफेस्ट से। इनफैक्ट मैं न्यूरल नेटवर्क से स्टार्ट करता, बट जो एलओएस है चैप्टर का, उस एलओएस में न्यूरल नेटवर्क दिया हुआ नहीं है, एलओएस में न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग दिया हुआ नहीं है, एलओएस में इट इज नॉट गिवन, चैप्टर में दिया हुआ है बट एलओएस में न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग दिया हुआ नहीं है। तो बिकॉज ऑफ विच मैं जानता हूं कि उससे टेस्टेबिलिटी कम है, तो उसका आइडिया जोर से क्यों एनर्जी लगाऊं, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, ठीक है। पर मैंने न्यूरल नेटवर्क को छोड़ के उसके बाद सबसे टफेस्ट चुना विच इज रैंडम फॉरेस्ट, और रैंडम फॉरेस्ट का बच्चा क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, वहां से एकदम नीचे गिर गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, जो स्टूडेंट्स खासकर लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर रखे हैं
दो स्टूडेंट्स हु हैव डन, उनको तो एकदम बहाना है कि कॉपी खोल के तुरंत रिवाइज कर देना चाहिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन, या उसका दो चार सम तुरंत मार देना चाहिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, रुकना नहीं चाहिए उन लोग को। ठीक है, और फिर सोचना चाहिए सर इसका क्रिटिसाइज क्यों कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, बिकॉज ये अज्यूम करता है लिनियरिटी, ये अज्यूम करता है पैरामीटराइजेशन, ये अज्यूम करता है एरर टर्म का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इंटरैक्शन अलाउ नहीं करता है बिटवीन द वेरिएबल्स, ये अज्यूम करता है कि अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट इंपोजिशन करना, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस। ओके, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस। ठीक है। See, there is no way out, Ritika. Sir, if we have not done, is it a problem to understand this chapter? No, you are understanding only. आपको समझ में तो आ ही रहा है। ओके, बट क्या मैं नाम नहीं लूँ लॉजिस्टिक का? सॉरी, मैं नाम तो लूंगा ही। आपको टेंशन होना चाहिए कि कवर करना है। ठीक है, आपको टेंशन होना चाहिए, कवर करना है। चेतन नया नया नाम पूछ रहा है, इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन मॉड्यूल? मल्टीपल रिग्रेशन के चौथे चैप्टर में ही है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन का पार्ट ही है वो। अगर तुमने कर लिया तुमको पता होगा, नहीं किया तो करने में पता चलेगा। बट डजेंट मैटर मैंने बीच में लॉजिस्टिक रिग्रेशन में लॉग ऑड्स क्या बोला, प्रोबेबिलिटी क्या बोला, बट आपको वो तो समझ में आया जो मैंने क्रिटिसाइज किया, कि अपने रिग्रेशन में अज्यूम करते हैं बहुत सारा अजम्पशंस। ओके, assumptions about linearity, assumptions about the lack of correlation between the independent variable features, assumption about normal distribution and all. But those assumptions are too restrictive. Real life may they do not hold good. Okay, because of which statistical approaches break down, and therefore we have machine learning which says that I do not require too many assumptions. Just give me the data. I will see the pattern, apply the pattern, see the pattern, apply the pattern. Okay, show me what's happening, I learn it. So that is machine learning. Machine learns, it generalizes, it learns from a sample data and then generalizes. Okay, आगे सुनना। जो बॉन्ड्स था ना, जिनमें डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट का मैंने बोला, तो उसमें अपने एक नया बॉन्ड आपको दिए और पूछे कि बताओ ये डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, और नए बॉन्ड का आपको सारा 24 फीचर्स दिख रहा है, नए बॉन्ड का कवरेज रेशियो, डेट इक्विटी सब दिख रहा है। तो इमेजिन अ 24D प्लेन, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, फोर डायमेंशनल, 4D 6D ये सब बोलते हैं ना। तो टू डायमेंशनल प्लेन तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है, टू डायमेंशनल प्लेन तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है जो अपने जानते हैं। थ्री डायमेंशनल में और एक एरो टांगते हो, डिफिकल्ट हो जाता है समझना। तो इमेजिन अ 24D, okay, का प्लेन दैट कैन ओनली बी इमेजिन बिकॉज ह्यूमन बींग्स हैव अ लिमिटेशन। 24D इज नॉट पॉसिबल। तो आपको जस्ट अपने मन में समझना पड़ेगा सर 24D का एक एक्सेस बना हुआ है, और उसके अंदर वो पर्टिकुलर पॉइंट प्लॉटेड है, जो नया वाला कंपनी है वो प्लॉटेड है। अब वो जो नया वाला कंपनी मैंने प्लॉट किया, तो नया वाला कंपनी के आसपास, नया वाला कंपनी के आसपास जो बॉन्ड्स प्लॉटेड है, 8,000 बॉन्ड्स पे जो बॉन्ड्स प्लॉटेड है, वो डिफॉल्ट वाले हैं कि नो डिफॉल्ट वाले हैं? अगर जो नया वाला कंपनी जहां प्लॉट हुआ उसके अगल बगल में सारे डिफॉल्टेड बॉन्ड्स है, इसका मतलब यार ये तो वैसा लग रहा है ना, अपने भी तो बोलते हैं ये इंसान वैसा लग रहा है, देख ये वैसा ही है। अपने किसी इंसान के बारे में नहीं बोलते हैं ये लिचर्ड इंसान लग रहा है, देख ये वैसा ही है, वैसा कपड़ा पहना है, वैसे बातचीत कर रहा है, देख वैसा टोन है, देख वैसी आंखें हैं, देख लग रहा है पिया हुआ है। डोंट वी से सो? अपने खुद ह्यूमन बींग्स नए इंसान को देख के ऐसा रिएक्ट करने लग जाते हैं ना, वी ट्राई टू जज द पर्सन। ठीक है, तो अगर आपने कुछ बैठा रखे कि ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे लोग ठीक होते हैं, तो यही तो हो रहा है। तो व्हेन द न्यू बॉन्ड कम्स, हम लोग उसका फीचर्स देख पा रहे हैं, और वो फीचर्स को 24D ग्राफ में प्लॉट किए। प्लॉट तुमको नहीं करना है, तुमको इमेजिन करना है, और तो प्लॉट नहीं हो रहा है, तो इन दैट के नीचे आ जाओ। सोचो 2D है, दो फीचर्स है, सोचो 2D है, तब तो उसका डेट इक्विटी रेशियो और कवरेज रेशियो है। डेट इक्विटी रेशियो कवरेज रेशियो है, तो जो नया बॉन्ड आया उसका डेट इक्विटी वॉज 3.1 और उसका कवरेज रेशियो वॉज 1.7। डेट इक्विटी वॉज 3.1, कवरेज रेशियो वॉज 1.7, तो एक्स हो गया 3.1, वाई हो गया 1.7। ओके, तो अकॉर्डिंगली मैंने उसको प्लॉट किया, एक पॉइंट आया। अब उसके अगल बगल में सारे के सारे डिफॉल्ट वाले थे, उसके अगल बगल में सारे के सारे डिफॉल्ट वाले थे, तो लॉजिक तो यही बोलता है ना, ये भी पक्का डिफॉल्ट करेगा। लग रहा है ना
यही पक्का डिफॉल्ट करेगा। ये जो टेक्निक है उसको बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर, इसको बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर, KNN। इसको बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर, KNN, के नियरेस्ट नेबर, KNN। समझ में आया क्या? इसको बोलते हैं के नियरेस्ट नेबर, KNN, के नियरेस्ट नेबर, KNN। समझ गए? कि जो उसका संगति है, जो उसका नेबर्स है, उसके बेसिस पे ऐलान करना कि डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा। दैट्स कॉल्ड के नियरेस्ट नेबर, KNN। ठीक है? के नियरेस्ट नेबर के बजाय एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM। सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM, जो क्या करता है, अगर आप इमेजिन करो एक्स और वाई एक्सिस, और सर ये 8,000 कंपनीज प्लॉटेड है, 8,000 कंपनीज प्लॉटेड है। तो अगर मैं एक्स और वाई दोनों खराब रेशियो बोल रहा हूं ना, एक्स और वाई खराब, खराब मतलब नहीं, बढ़िया बोलता हूं एक बार। एक्स हो गया प्रॉफिटेबिलिटी, ROE, और वाई हो गया ग्रोथ रेट। एक्स हो गया ROE, वाई हो गया ग्रोथ, या एक्स हो गया ROE, वाई हो गया लिक्विडिटी रेशियो। एक्स हो गया ROE, वाई हो गया लिक्विडिटी रेशियो। दोनों हायर द बेटर कि लोअर द बेटर? एक्स हो गया ROE, वाई हो गया लिक्विडिटी रेशियो, दोनों हायर द बेटर कि लोअर द बेटर? हायर द बेटर। दोनों हायर द बेटर। तो आप भी समझ पा रहे होगे कि सर, अगर आप 8,000 कंपनीज को प्लॉट किए एक्स और वाई एक्सिस के सामने, तो ज्यादातर जो ऊपर में प्लॉट हुआ ना, ऊपर में, ओके, ऊपर मतलब राइट और ऊपर बाहर की तरफ, वो सारे बढ़िया कंपनीज होंगे जिन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया। और जो ओरिजिन के पास हुआ वो सारे चोर हुए होंगे जिन्होंने डिफॉल्ट किया। यू कैन इमेजिन दैट। तो अगर मैंने ग्रीन से प्लॉट किया और रेड से प्लॉट किए, ग्रीन माने जो डिफॉल्ट नहीं किए, रेड माने जो डिफॉल्ट किए, तो इन दैट केस आपका पूरा डायग्राम पिक्चर में आ गया होगा। पूरा डायग्राम पिक्चर में आ गया होगा। एक बार डायग्राम दिखाता हूं, एक बार डायग्राम दिखा देता हूं। ओके, आई एम शोइंग यू द डायग्राम। ओके, लुक एट दिस डायग्राम। आपको स्क्रीन में डायग्राम दिख रहा है? आपको स्क्रीन में डायग्राम दिख रहा है? आपको स्क्रीन में डायग्राम दिख रहा है? तो इन दैट केस वी ट्राई टू ड्रॉ अ प्लेन। मैं बोल रहा हूं प्लेन, आप उसको लाइन समझ सकते हो। वी ट्राई टू ड्रॉ अ प्लेन विच differentiates between the defaulters and non defaulters। लग रहा होगा लाइन एक्चुअली प्लेन है। प्लेन क्यों? बिकॉज टू फीचर्स कोई नहीं लेता है, ज्यादा ही फीचर्स होते हैं। ठीक है, बट अदरवाइज अगर टू फीचर्स समझो, तो वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ अ लाइन विच सेग्रीगेट्स, okay, the defaulters from non defaulters, and this decision is specifically made with the help of those who are closest to the line, those who are closest to the line। Can you see the two circles? Can you see the two circles? जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है उसका सर्कल, और जो रेक्टेंगल दिया हुआ है ऑरेंज कलर का वो सर्कल, उनको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। उनको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। तो अकॉर्डिंगली ये जो सपोर्ट वेक्टर्स है, इनके बेसिस पे ये लाइन ड्रॉ होता है। कैसे ड्रॉ होता है उसके डिटेल्स में आज के क्लास में नहीं जाऊंगा मैं। बट आपको ये दिख रहा होगा सर, इस लाइन की वजह से देखिए नीचे में सारे के सारे बढ़िया है और ऊपर में घटिया है। मेरे में उल्टा था, मेरे वाले में उल्टा था। मेरे वाले में ऊपर वाले बढ़िया थे, नीचे वाले घटिया थे। बट ग्रीन रेड को वैसे ले तो वैसे हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली ये जो है, ये क्लासिफाई कर देते हैं दो कैटेगरी में। ये क्लासिफाई कर देता है दो कैटेगरी में। इसको बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन, इट इज कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर मशीन। समझ गए? इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन। जबकि मैं जो के नियरेस्ट नेबर बोल रहा था ना, द के नियरेस्ट नेबर विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट इज दिस ग्राफ। देखो, के नियरेस्ट नेबर का ये ग्राफ हो गया। आसपास नेबर्स कौन कौन है? लेफ्ट साइड में के इक्वल टू 3 दिया हुआ है, राइट साइड में के इक्वल टू 7। सर कितने सारे नेबर्स को काउंट करेंगे? दैट्स योर चॉइस। के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 7। ठीक है? तो के नियरेस्ट नेबर, वो नियरेस्ट में जो नेबर्स हैं, ओके, वो कितने सारे हैं, तो उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि सर ये वाला डिफॉल्ट है कि नो डिफॉल्ट है। के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर और सपोर्ट वेक्टर मशीन डू द सेम जॉब।
बट दोनों में डिफरेंस ये है कि के नियरेस्ट नेबर कैन हैंडल मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। यानी अगर सपोज आपको रेटिंग देना है बॉन्ड्स को, ट्रिपल ए, डबल ए सिंगल, ए ट्रिपल बी, डबल बी, तो आप इतना सारा क्लासिफिकेशंस के नियरेस्ट नेबर से कर सकते हो। अलग अलग कलर्स का रहेगा छवि, तो अलग अलग कलर्स वाले कौन से पास में है, ट्रिपल ए वाला पास में कि डबल ए वाला पास में कि ए वाला पास में है, समझ गए? उसके हिसाब से डिसाइड होगा। के नियरेस्ट नेबर कैन हैंडल ऑर्डिनल डेटा मल्टीपल क्लासिफिकेशंस, मल्टीपल, बट जो सपोर्ट वेक्टर मशीन था दैट कैन ओनली हैंडल टू क्लासिफिकेशन, बाइनरी। जो सपोर्ट वेक्टर मशीन था दैट कैन ओनली हैंडल बाइनरी, जो सपोर्ट वेक्टर मशीन था वो केवल बाइनरी क्लासिफिकेशन हैंडल कर सकता है, गुड बैड दैट्स इट। ओके, वो केवल बाइनरी। और जो के नियरेस्ट नेबर है वो तीन चार तरह का तुमको कैटेगरी बनाना है, रेड हाउस, ब्लू हाउस, येलो हाउस, ठीक है, वो सब हो सकता है, होता है ना, एक्सेलेंट, गुड, एवरेज, बैड। तो जो भी अलग अलग कलर्स के हिसाब से नेबर्स देख लेंगे अपने, के नियरेस्ट नेबर एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन। ओके, उसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो है ही, उसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो है ही। ओके जी, ये फर्स्ट वाला ग्राफ है, एक बार अब आप लोग देखने लायक हो गए हैं। फर्स्ट वाला ग्राफ दिखा रहा हूं, एक मिनट। दिस इज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स। एक बार आराम से इस ग्राफ पे रुकते हैं, मैंने कई सारा नाम लिया भी नहीं है अभी तक, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ यू जंपिंग किसे ये तो आपने बताया नहीं। ओके, धीरे धीरे, बिकॉज एक एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल और एक एक टर्मिनोलॉजी से हैवीनेस आता है ना। तो आप ये तो समझें कि क्या मैंने सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के बारे में थोड़ा बोला? यस सर, आपने चाइल्ड एनालॉजी से बोला। सुपरवाइज्ड मतलब लेबल्ड डेटा जहां पे टारगेट दिया हुआ है, अनसुपरवाइज्ड मतलब टॉय वाला एग्जाम्पल जहां पे कोई टारगेट नहीं है, केवल ग्रुपिंग करना है, क्लस्टर्स बनाना है, ठीक है। उसके अलावा न्यूरल नेटवर्क में आपने बोला कॉम्प्लेक्स डेटा हैंडल होगा, इमेजेस, टेक्स्ट, स्पीच, वो सब हैंडल होगा। ज्यादा आपने बताया नहीं राइट साइड के बारे में, पर आपने ये जरूर बोला था कि वो जो न्यूरल नेटवर्क है वो सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद सुपरवाइज्ड में जहां पे वाई दिया हुआ है, सुपरवाइज्ड में जहां पे वाई दिया हुआ है वो दो तरह का है। अगर वाई एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, जैसे आपको रिटर्न फोरकास्ट करना है स्टॉक मार्केट में, सोचो कितना बढ़िया चीज है, रिटर्न फोरकास्ट करना है स्टॉक मार्केट में, रिटर्न, तो उस केस में इट फॉल्स इनटू द रिग्रेशन ब्रांच, सुपरवाइज्ड रिग्रेशन के अंदर जाएगा। बट अगर आपको केवल क्लासिफाई करना है, डिफॉल्ट नो डिफॉल्ट, इट गोज इनटू द क्लासिफिकेशन ब्रांच। तो सुपरवाइज में दो केस हो गया। अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है कि अपने को रिटर्न फोरकास्ट करना है, ग्रोथ रेट फोरकास्ट करना है, तो इट इज लाइक रिग्रेशन, ठीक है। जैसे मेरे को तुम्हारा स्कोर फोरकास्ट करना है लेवल 2 में क्या आएगा, तो इट इज रिग्रेशन। पर मेरे को केवल पास फेल कैटेगराइज करना है तुम लोग का मॉक टेस्ट का रिजल्ट देख के, तुम लोग का लेक्चर्स का स्टडी देख के एंड ऑल दैट, तो उस केस में हो गया क्लासिफिकेशन, समझ गए। और अनसुपरवाइज्ड में एक था डायमेंशन रिडक्शन, आई हैव नॉट एक्सप्लेन दिस। एक था क्लस्टरिंग, वो भी मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। डायमेंशन रिडक्शन और क्लस्टरिंग दोनों ही मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। पीसीए के मींस हायरार्किकल, आई हैव नॉट एक्सप्लेन, ठीक है। मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, केएनएन, के नियरेस्ट नेबर, काट और लॉजिस्टिक, ये चारों का मतलब मोटा मोटी क्लियर है। जो लोग मल्टीपल रिग्रेशन नहीं किए उन लोग को लॉजिस्टिक क्लियर नहीं है, बट अदरवाइज एसवीएम केएनएन का नाम बता दिया। काट वॉज अ सिंगल ट्री, ठीक है, काट वॉज अ सिंगल ट्री। क्लासिफिकेशन में भी रैंडम फॉरेस्ट आता है, यहां दिया हुआ नहीं है दैट्स फाइन, बट क्लासिफिकेशन में भी रैंडम फॉरेस्ट आता है, तो रैंडम फॉरेस्ट वुड हैव बीन ओवर दिस साइड आल्सो क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सो आई हैव गिवन यू द आइडिया ऑफ मेनली दिस पार्ट विद एन एग्जांपल। कौन सा पार्ट? आई हैव गिवन यू द आइडिया ऑफ, आई हैव गिवन यू द आइडिया ऑफ एसवीएम जो गुड बैड को डिवाइड करता है, केएनएन पड़ोसी के हिसाब से, काट सिंगल ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पहले से आता है। आइडिया बोला है मैंने, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बेस्ट पार्ट ये सिंगल एग्जांपल से हुआ, ओके। एंड ग्रेनोला स्टार्ट है, यहां पे ग्रेनोला चल रहा है। और आज मैं ग्रेनोला का नोट्स डायरेक्टली देने वाला नहीं हूं, आज मैं ग्रेनोला को कॉपी करूंगा, कॉपी करके क्लॉड के हेल्प से डायग्राम के साथ उसको नोट्स बनाने बोलूंगा, और बहुत वंडरफुल नोट्स आपके पास जाने वाला है।
यानी नोट्स माने ग्राफ के बिना, दृश्यम के बिना तो मशीन लर्निंग समझ में ही नहीं आ सकता है ना। तो व्हाट विल द नोट्स डू? जो नोट्स बन रहा है पैरेलली, वो नोट्स को क्लॉड में डालूंगा, उसको बोलूंगा इसके साथ एसोसिएटेड ग्राफ डालो मेरे एग्जांपल के साथ, और उसके बाद जाके बढ़िया नोट्स बनाओ। नोट्स थोड़ा ज्यादा पेज का होगा, 4 5 6 पेजेस का, बट अकॉर्डिंगली वो नोट्स बना के आपसे शेयर होगा। दोज नोट्स विल बी शेयर्ड विथ यू, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट सर जो जो बोले यार याद कैसे रहेगा। याद करने का तो टेंशन ही नहीं है, याद करने का देर इज नो टेंशन एट ऑल। अंडरस्टूड? ओके। और प्लस मैंने यही बताया कि मशीन लर्निंग वर्सेस स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है। ओके। जो मशीन लर्निंग है वो रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस डालता नहीं है, वो स्ट्रक्चर ज्यादा इंपोज नहीं करता है, वो नॉन लिनियरिटी को हैंडल कर सकता है, कॉम्प्लेक्स डेटा को हैंडल कर सकता है, इंटरैक्शंस को हैंडल कर सकता है। स्टेटिस्टिकल अप्रोचेस यूजुअली बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्टिव अजम्पशंस आर नॉट एबल टू हैंडल। और तो और एक चीज पता है क्या, बता ही दूं जब बोला है तो, मशीन लर्निंग कैन डिटेक्ट regime switching. Machine learning can handle non-stationary data. What a wonderful gift. Machine learning can handle non-stationary data. Let me do full screen because I want my focus on me over here. सबसे बड़ा झमेला जो सारे चैप्टर्स में था ना, मल्टीपल रिग्रेशन में और टाइम सीरीज में, सबसे बड़ा झमेला था कि सर हमने तो एक मॉडल बना लिया, बट वो मॉडल तो एक पर्टिकुलर रेजीम में वर्क करेगा, और रेजीम चेंज हो गया तो वर्क नहीं करेगा। सर अभी मोदी है, वर्क करेगा, और मोदी के बाद राहुल आ गया अगर 2029 के बाद, तो वर्क नहीं करेगा। कोविड के पहले वर्क करेगा, कोविड के बाद वर्क नहीं करेगा। 1991 लिबरलाइजेशन के पहले वर्क करेगा, उसके बाद वर्क नहीं करेगा। ट्रंप के पहले वर्क करेगा, ट्रंप के बाद वर्क नहीं करेगा। तो इन दैट केस सर जो रेजीम का जो प्रॉब्लम होता है ना, रेजीम स्विचिंग, वो प्रॉब्लम मशीन लर्निंग कैन एड्रेस। बिकॉज मशीन लर्निंग ये भी आइडेंटिफाई कर लेता है, मशीन लर्निंग ये भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि मशीन लर्निंग ये भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि क्या बोलते हैं, एक जन ने कुछ कमेंट किया तो मैं डाइवर्ट हो गया। एक मशीन लर्निंग ये भी आइडेंटिफाई कर लेता है, एक मिनट पूरा रिदम चला गया। तो कशिश है सेट प्लीज सर राहुल का मत बोलो, तो ममता का बोलूं क्या? मैंने बोला 2029 के बाद राहुल आ गया तो रजीम चेंज हो जाएगा, तो कशिश से सिंह राहुल का मत बोलो तो ममता का बोलूं क्या? सीरियसली यू वांट ममता एट द सेंटर, और मे बी अ कम्युनिस्ट रजीम एट द सेंटर? तब तो मेरे ख्याल से मशीन लर्निंग भी हैंडल नहीं कर पाएगा, बिलीव मी। एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट मशीन लर्निंग जो है वो, ध्यान देना, एक बार ध्यान देना, वो पढ़ लेता है कि कौन कौन सा कंडीशंस में, माने कौन कौन फीचर्स का क्या क्या लेवल पे किस तरह का रेजीम होता है, और फीचर्स जब ऐसा ऐसा होता है तो रेजीम चेंज हो जाता है। इट स्टडीज दैट अभी वॉलेटिलिटी ऐसा है, अभी स्प्रेड इतना है, अभी इंटरेस्ट रेट्स इतना है, अभी इन्फ्लेशन इतना है। ठीक है? इट स्टडीज दोज फीचर्स एंड इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट रेजीम चेंज होने के पहले ऐसा कंडीशंस हो जाता है, एंड इट्स एबल टू थ्रो अप अ प्रोबेबिलिटी दैट रेजीम इज गोइंग टू चेंज, नॉट गारंटी। मतलब मेरे पास मॉडल में थ्रो हो जाएगा कि 84% चांस है दैट रेजीम विल चेंज। समझ गए? अभी जो, आई थिंक इस संडे के प्रीवियस संडे, इफ आई एम राइट, देयर वाज अ वेबिनार ना, कैन क्लॉड बीट निफ्टी। इस संडे के प्रीवियस संडे देयर वाज अ वेबिनार ऑन यूट्यूब, कैन क्लॉड बीट निफ्टी। नाउ ऑब्वियसली वो वेबिनार तो वेबिनार था जिसपे सब चीज खोल नहीं सकते थे, बट अदरवाइज वन ऑफ द मॉडल्स दैट वी हैव बीन वर्किंग अपॉन इज फोरकास्टिंग द regime whether it will be a Goldilocks environment। क्या गोल्डी लॉक एनवायरमेंट चलने वाला है? गोल्डी लॉक एनवायरमेंट सुना होगा, सब चीज बढ़िया। ठीक है? वेदर इट्स कमोडिटीज, इट इज स्टॉक्स, इट इज बॉन्ड्स, इट इज गोल्ड, एवरीथिंग गोज अप, दैट्स अ गोल्डी लॉक एनवायरमेंट। और वेदर इट इज अ क्राइसिस सिनेरियो, क्राइसिस सिनेरियो आने वाला है क्या? सो मशीन लर्निंग मॉडल्स आर एबल टू रन अ वेक्टर ऑफ कंडीशनिंग वेरिएबल्स, एंड दे आर एबल टू फोरकास्ट और सेट अ प्रोबेबिलिटी दैट रेजिम चेंज होने वाला है, एंड अकॉर्डिंगली डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स यूज होगा। रेजिम चेंज होने वाला है, डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर्स यूज होगा। ठीक है? तो यानी कोई फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग कर रहा है तो अब इस रेजिम में भाई आप
ऑप्शन बाइंग ज्यादा करो। ये हमने किया था हेज फंड में, याद है क्या? ये हमने किया था हेज फंड में। हेज फंड में जो मॉडल्स किए थे उसके अंदर ये था कि वॉलेटिलिटी मोमेंटम वगैरह कब वर्क करेगा, कब स्प्रेड वाइडनिंग से फायदा हो सकता है। दैट वी हैड डन इन हेज फंड स्ट्रैटेजीज। और उस समय उतना बढ़िया से समझना पॉसिबल नहीं था। कोई रिलेट करके वापस से समझेगा ना तो डबल समझ में आएगा। तो कितना ओमनी प्रेजेंट है। आई रियली पिटी ऑन मोस्ट ऑफ द इंडियन रिसर्च एनालिस्ट्स and fund managers who are not using the M of machine learning, who are disregarding it कि नहीं नहीं फालतू चीज है। दे आर यूजिंग एआई ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग मेल्स एंड सेंडिंग रिपोर्ट्स टू क्लाइंट्स। तो आजकल हमारे पास जो रिपोर्ट्स आते हैं बहुत सुंदर सुंदर रिपोर्ट्स आते हैं जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज कोई मिस्टेक नहीं होता है। क्या जबरदस्त हो रहा है। पहले इंग्लिश लैंग्वेज का मिस्टेक होता था इन कम्युनिकेशन। आजकल तुम देखोगे सोशल मीडिया पे भी किसी का इंग्लिश लैंग्वेज का मिस्टेक नहीं होता है। मैंने कल एक पर्टिकुलर शेयर किया था रात को 11 बजे एथिक्स के क्लास के बारे में, यू रिमेंबर? एक राइटअप शेयर किया था एथिक्स के क्लास के बारे में कि वंडरफुल क्लास एथिक्स का हुआ है और एथिक्स की वजह से ही लोग फेल हो सकते हैं। वो क्लास आप लोग को करना है क्या? और उसमें लास्ट में मैंने क्लॉड को बोला था कि भाई एक पोल क्रिएट कर दे, तो उसके साथ चला गया था। ठीक है, तो मेरा स्टाफ डर गया। अरे डरना क्या है भाई, वो तो मेरा लैंग्वेज था, उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज मिस्टेक हो सकता है। आई डिड नॉट एडिट इट। ठीक है, बट अदरवाइज लोग तो पूरा एडिट करके ही डाल रहे हैं ना। तो आजकल इंग्लिश लैंग्वेज का ही मिस्टेक नहीं होता, एवरीबडी इज अ चैंपियन इन इंग्लिश। बट आजकल मिस्टेक कहाँ है? वो फंड मैनेजर्स मशीन लर्निंग का एक्चुअल पावर यूज नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट यूजिंग एक्चुअल पावर। लेट मी गो टू द बेसिक्स। एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, three major things happened. Number one, internet exploded. And when internet exploded, there was lots of data. There was lots of data and therefore the big data chapter. ये अपने किए थे वहां पे भी। प्लस ई कॉमर्स एक्सप्लोडेड एंड देयरफॉर देयर वाज ह्यूज डेटा। याद है? वॉल्यूम, वेलोसिटी, वैरायटी ऑफ डेटा, बिग डेटा में सीएफए लेवल 1। एट द सेम टाइम ये जो एनवीडिया का जो जीपीयूज है ना, सीपीयूज नहीं। सीपीयूज तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हुआ। जो जीपीयूज है, सीपीयू इज लाइक अ प्रोफेसर हु नोज एवरीथिंग। जीपीयू आर लाइक इंटर्न्स who know little bit but they can all function democratically। तो जीपीयूज जो यूज हो रहा था गेमिंग में, वो सेम जीपीयूज मशीन लर्निंग में यूज हो गया। तो अब क्या आया न्यूरल नेटवर्क के बाद? पास एक तो डेटा आ गया बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड ई कॉमर्स एक्सप्लोजन। नंबर टू, उनके पास जीपीयू आ गया जिससे कंप्यूट आ गया। एनवीडिया वहीं से तो उठा, कंप्यूट, प्रोसेसिंग पावर। और थर्ड, उनके पास बहुत मेहनत कर करके ब्रिलियंट एल्गोज आ गया, ब्रिलियंट एल्गोज। ओके, तो ब्रिलियंट एल्गोज आ गया जिससे डीप लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग जो आज अपने डिस्कस भी नहीं किए वो निकला। एंड मशीन लर्निंग एक्सप्लोडेड आफ्टर 2010 लाइक एनीथिंग। एंड एआई दैट वी सी टुडे इज नथिंग बट मशीन लर्निंग रीब्रांडेड एज एआई। AI that we see today is nothing but machine learning rebranded as AI. Basically the difference is that जब तक machine learning था तब तक कोडिंग था, कोडिंग करके करना पड़ता था। और AI ने क्या किया, उसको वैसा कर दिया कि भाई तुम ह्यूमन लैंग्वेज बोल, कोडिंग अल्टीमेटली वही कर लेगा, जो फ्रंटियर मॉडल है वो कर लेगा। तो machine learning itself became AI in every function whatsoever. Automation of everything. What is machine learning? The goal of machine learning is to automate decision making. The goal of machine learning is to automate डिसीजन मेकिंग को ऑटोमेट करना। सर डिसीजन मेकिंग ऑटोमेट हो जाएगा तो ह्यूमन बींग्स का क्या रोल रहेगा? 3 रोल रहेगा। नंबर 1, इनपुट्स उनको देना है, उनके अंडरस्टैंडिंग से गार्बेज इन गार्बेज आउट अवॉइड करने के लिए। नंबर 2, आउटपुट इंटरप्रेट करना है, जो आउटपुट थ्रो करेगा मशीन लर्निंग उसको इंटरप्रेट करना है। एंड नंबर 3, अकाउंटेबिलिटी। उस आउटपुट के बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है, आपको एक्शन लेना है। वो जो डिसीजन है ना, वो केवल एक मशीन लर्निंग मॉडल है जो खुद ही डिसीजन ले लेता है आउट ऑफ एवरीथिंग। वो थर्ड वाला काम भी कर देता है, दैट इज री इन्फोर्समेंट लर्निंग। तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग तो बाप ऑफ द बाप है। ओके, री इन्फोर्समेंट लर्निंग इज अ डिफरेंट टेरिटरी ऑल टुगेदर। वो एक अकेला मशीन लर्निंग मॉडल है जो एक्शन भी ले लेता है। समझ गया? एक्शन भी ले लेगा। तो जितने भी आर्मी वॉरफेयर ये सब में री इन्फोर्समेंट लर्निंग लोअर स्केल पे यूज होता है बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है कि परमिशन लेते रहेंगे, फायर सीधा। एल्गो ट्रेडिंग में री इन्फोर्समेंट लर्निंग यूज होता है, चेस में री इन्फोर्समेंट लर्निंग होता है यूज। समझ गया? So there's a huge history of machine learning and the AI that you see today is nothing but the fact that coding is not required now.
ठीक है, बिकॉज आवर लैंग्वेज इज अंडरस्टूड बाय द मशीन, सो दे शुड झुकोफाई इन फ्रंट ऑफ अस, वी विल नॉट झुकोफाई इन फ्रंट ऑफ देम फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग द कोड, एंड ऑफ कोर्स समबडी वांट्स टू लर्न, प्लीज लर्न। ठीक है, सो दैट वॉज एन इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। मैंने बहुत सारे मॉडल्स बताए नहीं, जैसे लासो, जैसे पीसीए, जैसे के मीन्स, जैसे हिरारिकल क्लस्टरिंग, ओके, और न्यूरल नेटवर्क मैंने बताया नहीं, बिकॉज वो आउट ऑफ द बियॉन्ड, वो मीन्स के बाहर चला जाएगा। आई हैव स्पोकन अबाउट सम ऑफ देम, बट दैट्स अ गुड बेस टू बिल्ड अपॉन। सर क्या हम लोग बुक को रीड करना चालू कर सकते हैं? आपका मन, आप रीड कर सकते हैं, बट अदरवाइज मेरा जो नोट्स जाएगा वो भी काफी कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा, छवि के साथ। ठीक है, तो सर कितना क्लास लगेगा मशीन लर्निंग में? आई कांट से, यू नो इट। ओके, वील हैव टू इन्वेस्ट टाइम विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बिकॉज केवल स्टोरी से थोड़ी चलेगा। क्वेश्चंस कैसा पूछेगा, क्वेश्चंस के अंदर रैंडम फॉरेस्ट में क्या पूछेगा, वो नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में वगैरह वगैरह, रैंडम फॉरेस्ट वर्सेस कार्ट के बारे में पूछेगा, कब सुपरवाइज कब अनसुपरवाइज पूछेगा, मशीन लर्निंग वर्सेस स्टेटिस्टिकल अप्रोच के बारे में पूछेगा। ठीक है, वो सारा का सारा पूछेगा, उसको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। बट बिलीव मी, क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। ओके, इफ यू कैन जस्ट हैव स्टोरीज टू बांधो भाई द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मोस्ट प्रोबेबली वी आर मीटिंग टुमारो अगेन, फिर से मिल रहे हैं, एंड लेट्स डिस्कस इट आउट। नमन पांडे बोला नवंबर स्टूडेंट्स का कर सकते हैं क्या? नवंबर स्टूडेंट्स कर सकते हैं लाइव मशीन लर्निंग, तो लाइव ही तो कर रहे हैं, नहीं समझा मैं। कैन यू टेक प्रेपरेशन गाइड फॉर November 26? दिव्यांश बोल रहा है। तो दिव्यांश, सबसे पहला गाइड तो था कल का एथिक्स का, जो एथिक्स था ना, एथिक्स, उसका क्लास कर लो, आज यूट्यूब पे अपलोड हुआ है। ठीक है, दैट वुड बी ब्रिलियंट, बिकॉज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पीपल आर फेलिंग CFA लेवल 2 इज बिकॉज ऑफ एथिक्स। एंड सर उसके लिए रिवाइज करना पड़ेगा मेरे को, तो एथिक्स कोई रिवीजन नहीं करना है, सीधा एंजॉय करके 2 घंटे का एथिक्स करो। ब्रिलियंट क्लास। ठीक है, मतलब हिल जाओगे, वो क्लास जो लिया गया है, सबसे बेस्ट ऑफ आइटम सेट्स हैव बीन चोजन। ठीक है ना? परितोष बोल रहा है सर इट वॉज एन अमेजिंग सेशन। ओके, चलिए कल मिलते हैं टू कंटिन्यू विथ मशीन लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।